हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 22वां अध्याय संसदीय समिति के 35 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जी गाइस, 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। संसदीय समिति के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी के सभी जो है मैं आज की इस क्लास में कवर करने का कोशिश किया हूँ। क्लास थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो इंडिया के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है मैं आज इसी क्लास में कवर करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत में नई संसदीय प्रणाली समिति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत? तो ये हुआ था कब? 1991 ईस्वी में। कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके सिफारिश में किया गया? तो किसके सिफारिश में किया गया था संसदीय प्रणाली की शुरुआत? तो ये किया गया था संसद की नियम समिति के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियां ने कार्य करना शुरू किया? तो कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था 12 अप्रैल 1993 से? तो ये कार्य करना किए थे 17 समिति प्रणाली जो है 12 अप्रैल 1993 से कार्य करना शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो कितने प्रकार की समितियां होती हैं संसद की? तो ये होती हैं उपरोक्त समिति, मतलब कि 2 प्रकार की समितियां होती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो 2 प्रकार की समितियां? वो एक है स्थायी समिति और दूसरा है तदर्थ समिति। तो उपरोक्त में से उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो कौन स्थायी समिति है? तो ये है कौन? उपरोक्त सभी। जो उपरोक्त सभी हैं वो स्थायी समिति है। तो कौन कौन से उपरोक्त सभी? तो वो है एक प्राक्कलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति, तीसरा है नियम समिति। तो ये सभी जो है स्थायी समिति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो कौन है तदर्थ समिति? तो ये है कौन? प्रवर समिति। कौन है? प्रवर समिति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में? तो ये होते हैं 30 सदस्य। कितने होते हैं? 30 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो कौन है सबसे बड़ी संसदीय समिति? तो ये है प्राक्कलन समिति। कौन है? प्राक्कलन समिति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं।
कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो किस में नहीं होता राज्यसभा का कोई भी सदस्य? तो ये है प्राक्कलन समिति में। कहाँ पर? प्राक्कलन समिति में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो किस में शामिल नहीं होते हैं राज्यसभा के सदस्य? तो ये है किसमें? प्राक्कलन समिति में। किसमें? प्राक्कलन समिति में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? तो ये होते हैं 22 सदस्य। कितने होते हैं? 22 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं क्रमशः लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के? तो ये होते हैं 15 और 7। कितने होते हैं? 15 और 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं? संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं लोक लेखा समिति के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 7 सदस्य। कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो कौन सी समिति कार्य करती है? तो ये करती है कौन? लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति की अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति की अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसदीय सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो कौन सी समिति के सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है लोक लेखा समिति में। कहाँ पर? लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन? तो ये कहा जाता है किसको? लोक लेखा समिति को। किसको? लोक लेखा समिति को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो कौन करती है? तो ये करती है कौन? लोक लेखा समिति। कौन करती है? लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो किसको प्रस्तुत करती है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट? तो ये करती है किसको?
लोकसभा के अध्यक्ष को, किसको करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है? तो किसके लिए कार्य करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो कौन है विषयगत समिति? तो ये है कौन? उपरोक्त सभी। ये सब उपरोक्त सभी जो है विषयगत समिति है। तो कौन कौन से है वो सब देख लेते हैं अब। तो एक है कृषि समिति, दूसरा है पर्यावरण एवं वन समिति, और तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तो ये सब विषयगत समिति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो किस में होते हैं? तो ये होते हैं किस में? उपरोक्त सभी में। तो ये किस में होते हैं? उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो एक है सरकारी उपक्रम समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति, और तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तो इन सभी में जो है लोकसभा के 7 और लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो किस समिति के सदस्य नहीं हो सकता? तो ये है किसका? उपरोक्त में से सभी के। उपरोक्त में से सभी के। तो कौन कौन से उपरोक्त में सभी? एक तो प्रकलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति, तीसरा है सरकारी उपक्रम समिति। तो उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष? तो ये होता है किसका? नियम समिति का। किसका होता है? नियम समिति का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो कितनी तक हो सकती है अधिकतम संख्या? तो ये हो सकती है कोई निश्चित नहीं है। तो इसका कोई निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं क्रमशः? तो ये होते हैं 20-10। क्रमशः 20 और 10 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में? तो ये होते हैं 45 सदस्य। कितने होते हैं? 45। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। तो कितनी होती है? संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तो ये होती है 30 और 15। कितनी होती है? 30 और 15। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं?
तो कितने होते हैं? तो ये होते हैं 11 अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 45। कितने होते हैं? 45 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा की सदस्यों की संख्या क्रम से होती है। तो कितनी होती है क्रम से? तो ये होती है 30 और 15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? निम्न में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो कौन करती है समय का निर्धारण? तो ये करती है कौन? कार्य सलाहकार समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यह है कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास कैसे रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और पहली बार अगर विजिट किए हो इस एजुकेशन की 98 में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।